अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, BFD CFA 4 पोस्ट रिजल्ट सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है जी। मेरा नाम सऊद तारिक है जी और ST एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ये सेशन कंडक्ट हो रहा है। अभी अल्लाह का शुक्र है जी, एक रिजल्ट हमारे पास आया, जून 25 रिजल्ट। और उसके रिजल्ट के बाद अब हम जो है December 25 अटेम्प्ट के लिए बैठे हैं। तो आज के सेशन का एजेंडा क्या है, पहले मैं एजेंडा लिखूंगा। एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है जी, जो थोड़ा सा हमारे साथ एड्रेस करेंगे। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है क्योंकि उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं। तो एजेंडे में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जी ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया BFD का। पिछली अटेम्प्ट से ही मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक होनहार स्टूडेंट जो हैं उमेश कुमार साहब ने गोल्ड मेडल भी स्कोर किया। ओवरऑल भी BFD का रिजल्ट मैं समझता हूँ पासिंग परसेंटेज वाइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। पेपर भी मुनासिब था, लेकिन जाहिर सी बात है, और आई गेस पूरे पाकिस्तान में BFD का रिजल्ट बहुत बेहतर है। मगर इसके बावजूद हमें पता है कि जो कि CA फाइनल का पेपर है, और इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बच्चा पास हो जाए, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यासिर। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके। मैं ये बोलूँ कि जी सारे बच्चे पास हो गए, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी कुछ स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके। माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट पास हुए। इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बहुत लोगों ने मैसेज किया, बहुत दिल खुश हुआ, केक वगैरह भी भेजे स्टूडेंट्स ने मुझे। मगर बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम पहले उन चीज़ों पर बात कर लें, पॉसिबल रीजंस फॉर अनसक्सेसफुल रिजल्ट। ठीक है, एक ये हमारा एजेंडा होगा। ठीक है, कि क्यों हमारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जी, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। मैं एक स्टोरी भी शेयर करूंगा एक स्टूडेंट की, जिसने कल मुझे मैसेज किया कि सर आपने मोटिवेट किया तो मैंने CA बचा लिया अपना, और माशाल्लाह कल उसके 3 पेपर में से 3 पेपर पास हो गए माशाल्लाह। ही वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, रिविजन अप्रोच क्या होनी चाहिए वापस से अगर हमें उठाना है ये पेपर, तो कैसे किया जाए। सबसे पहले तो बात की जाएगी जो लोग सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक दफ़ा अगर आपने पढ़ लिया और आपको लगता है कि यार मैंने तो अच्छी मेहनत की थी, तैयारी की थी, तो फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे काम किया जाए उस पर भी बात होगी। और उसके अलावा अगर कोई क्लासेस के थ्रू कवर करने में इंटरेस्टेड है तो उस पर ही बात होगी। तो सेल्फ स्टडी वालों को भी हम एड्रेस करेंगे आज पहले, और फिर क्लासेस के थ्रू जो काम करने में इंटरेस्टेड है उनको भी एड्रेस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एजेंडा है आज का, वो है आईकैप सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा, हाउ टू डील विद आईकैप सॉफ्टवेयर, ये भी एक इशू रहा है। और एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि जी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है वो हम अभी भी कुछ आईकैप रिलेटेड इश्यूज भी हैं, वो थोड़ा अलमिया है। मगर उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एंड पे सही कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि एक्सेल वर्सेस रजिस्टर, क्या एक्सेल पे काम किया जाए या फिजिकल रजिस्टर को अभी भी इंपॉर्टेंस दी जाए, इसका मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। इसमें अगेन कुछ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी इस अप्रोच में, मगर बहरहाल इस पे बात करनी जरूरी है कि आया MS एक्सेल जो है वो हम फॉलो कर लें या रजिस्टर बनाए, और आईकेप सॉफ्टवेयर को कैसे डील करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। अच्छा जी, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मिस्टर उमेश कुमार मौजूद है जी, गोल्ड मेडलिस्ट एडवाइस। ठीक है जी, मिस्टर उमेश कुमार, इनसे आज मुझे मुलाकात भी हुई और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही काबिल आदमी है जी। तो इनसे भी ज़रा हम एडवाइस लेते हैं कि क्या एडवाइस है, शॉर्ट एडवाइस आप स्टूडेंट्स के लिए। थ्योरी को कैसे कवर करना है इस पर भी बात करेंगे। इवन तो थ्योरी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर स्टिल थ्योरी में आगे के पेपरों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, जिस तरह की चेंजेस आ रही हैं पेपर में, इंटरनेशनल बॉडीज़ में चेंजेस आ रही हैं, उनको मैं फोर्सी कर रहा हूँ। उस हिसाब से थ्योरी को हमें एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है जी। और ठीक है वरदान, अभी बात करते हैं रीजंस पे ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिटेड बात कर लेते हैं। लिमिटेड जून 25, मुझे लग नहीं रहा इसके लिए आज टाइम बचेगा। June 25 का पूरा पेपर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लिमिटेड June 25 रिव्यू, मगर ये अगेन मुझे लग नहीं रहा, ये टेंटेटिव डाल देते हैं क्योंकि टाइम कम है, हमें ईशा की नमाज पे जो है उसको एंड करना है। पॉसिबल रीजंस फॉर अनसक्सेसफुल रिजल्ट से हम बात शुरू करते हैं। अच्छा, 1 मिनट हम रुके जी। उमेश हमारे साथ मौजूद हैं जी। उमेश, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है चलिए, सर। फर्स्ट ऑफ ऑल उमेश, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो गोल्ड मेडल स्कोर करने की। आपने इससे पहले भी C-FAB 1 में गोल्ड मेडल जो है वो अचीव किया था, और कैफ में भी आपका जो है वो लॉ में एक मेरिट था। तो क्रेडिट गोज टू यू यार। एंड हम तो कोशिश करते हैं, हर अड़े में मेहनत करते हैं, बट आई थिंक स्टूडेंट का एफर्ट होता है जो उसको गोल्ड मेडल और मेरिट पे लेके जाता है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास क्योंकि आपकी एक एंगेजमेंट चल रही है ऑडिट रिलेटेड, एंड यू आर बिजी राइट नाउ।
सो जस्ट उमेश, द आइडिया इज कि यार आप स्टूडेंट्स को ज़रा गाइड करें कि बीएफडी का पेपर पहली अटेम्प्ट में, या अगर वो खुदा ना खास्ता एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लगा चुका है या एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो वो कैसे बीएफडी के पेपर को इस अटेम्प्ट में, यानी कि दिसंबर 25 अटेम्प्ट, जो कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार थोड़ी अटेम्प्ट डिफिकल्ट आ सकती है, 2 दफ़ा से काफ़ी मुनासिब अटेम्प्ट आ रही है, बट बीइंग अ बीएफडी टीचर सिंस लास्ट मेनी मेनी ईयर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग सम लिटिल टफ वन दिस टाइम। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि कैसे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए? लिमिटेड हम एक शॉर्ट रखेंगे इस सेगमेंट को, और फिर आगे की चीज़ों पे जाएंगे। जी उमेश। तो सर जैसे आप गाइड करते हैं ना कि क्लासेस फर्स्ट डे से जो आपका एक शेड्यूल बना हुआ होता है, वो शेड्यूल देखिए नेसेसरी नहीं है कि एग्जैक्ट शेड्यूल फॉलो जो आपका बना हुआ है, लेकिन एटलीस्ट उतना उसका 60 to 70% जो शेड्यूल आप बनाते हैं ना क्लासेस का, वो एटलीस्ट फॉलो। सबकी लेट सिटिंग होती है, सबके सीजन है, सब आर्टिकलशिप में है, तो क्या कहते हैं कि लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक अगर 70% का हम शेड्यूल जो आप बना के देते हैं फॉलो कर लें, तो काफी हद तक आपका कोर्स कवरेज बिना विद सम प्रैक्टिस, विद सम प्रैक्टिस, अभी तक सफिशिएंट नहीं कहूंगा, वो आपकी हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है जो हम वैसे करते हैं। सेकेंड स्टेप जो होगा, आप जैसे कहते हैं रजिस्टर मेंटेन करना, ऑब्वियसली उसमें भी अब थोड़ा है कि फिजिकली बिल्कुल मेंटेन करना है रजिस्टर, लेकिन मेरा जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि थोड़ा हम सॉफ्टवेयर पे टिल्ट हो जाए ज्यादा, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस ज्यादा है, तो हमारा थोड़ा रिदम ज्यादा होना चाहिए सॉफ्टवेयर पे, तो वो प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो और रजिस्टर मेंटेन करना वो भी मस्त कंपलसरी है। दो बातें आपकी मैं 110% एग्री करूंगा, और मैंने खुद फॉलो की हैं, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो ये एक तो दो बातें बेसिक हो गई। तीसरी अगर हम बात करें, तो हम बात करें ईयरली प्रैक्टिस। देखिए अब पेपर का पैटर्न जो है ना, मैंने जो नोट किया ना, वो वाला नहीं है कि हम 21 पेपर, विंटर 21 में जो पेपर आते थे या समर 22 में आते थे, ओपन बुक नहीं है, अब ऑब्वियसली फॉर्मूला शीट है। तो क्या कहते हैं, हमें पेपर जो ईयरली पेपर है ना, उसका पैटर्न आप प्रिडिक्ट थोड़ा कम कर सकते हैं, तो आप ईयरली पेपर ज्यादा सॉल्व करें। लास्ट मंथ में आप अगर दो करते हैं तो आप तीन करें, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और खुद ही चेक करें, खुद ही चेक करके, और जहाँ फिर एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, आपकी गाइडलाइंस है, सब फॉलो होगी, वो फॉलो होगी, तो ये क्या कहते हैं, ये तीन बड़े बेसिक स्टेप्स हैं, उससे बंदे के पेपर मतलब एक रीजनेबल पॉसिबिलिटी है पास कर जाए। अच्छा, मैं फिर एक और चीज बोल रहा हूँ, जैसे आपने वो बनाई हुई है, एक समरी बनाई हुई है सारे कॉन्सेप्ट की, कोर्स की, और मैं आईके की बुक को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ, तो अगर किसी के पास टाइम है एटलीस्ट के वो आईके की बुक को एकदम स्किम कर सकता है, तो वो कर ले। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो मैं ये कोर्स स्ट्रेटेजी लेके चलता हूँ। और इवन बीएफडी में ये एप्लीकेबल है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, कि ज्यादा प्रैक्टिस बीएफडी में चाहिए होती है, ऑडिट के पेपर में ज्यादा आपको स्टैंडर्ड रीड करना होता है। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से आप समझते हैं। अच्छा उमेश, आपको याद होगा ईयरली अटेम्प्ट वाइज पेपर की आपने बात की, इस पे तो मैं लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मोटिवेट भी कर रहा होता हूँ, एडमिन के थ्रू भी मैसेज हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आई थिंक अपने सोल्यूशन भी शेयर किए हुए हैं, 2020 बिल्कुल। से लेके 2024 तक के हम्म। 6 अटेम्प्ट के पेपर सोल्यूशन तो आई थिंक मौजूद भी है। इनमें से 5 अटेम्प्ट सॉफ्टवेयर पे भी सॉल्व हुई हुई है। हाँ तो बिल्कुल। वो फिर ये राइट। वो मसला भी खत्म हो जाता है कि आईकेप के सोल्यूशन कभी अनफ्रेंडली हैं या आपको डिटेल नहीं समझ आ हाँ। रही है, क्योंकि हमारे सोल्यूशन नहीं अलहमदिल्ला रहा। बड़े एक्सटेंसिव होते हैं, और जो हमसे नहीं भी पढ़ा होता वो भी समझ लेता है। तो बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये चीज़ यहाँ से हो जाती है। आप कितना पढ़ते थे उमेश, ये तो बताएं। 12 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ते थे, नहीं नहीं। 18 घंटे पढ़ते थे? गोल्ड मेडल लाना तो आसान नहीं है यार। सर सच ऑनेस्ट, मैं पहले दिन से पढ़ता हूँ, लेकिन पहले दिन से मैं 2 घंटे मैथ में, मतलब आपको पता है कि मैं बैंक में था, ऑडिट बैंक का था, तो अब इतना टाइम ही नहीं मिलता था दिन का, मैं आता ही घर इतना लेट था, मुझे 2 आवर अगर नॉर्मल जब लेट सिटिंग नहीं की मिल जाते थे। इवन एक मैंने आपको बताया, एक महीना मैंने मेरे बहुत मिनिमल पढ़ाई हुई, क्योंकि लेट सिटिंग का पीरियड था, उसमें नहीं पढ़ पाया। फिर जब मेरे छुट्टी का टाइम आता था, जैसे वीकेंड आते थे, कब मैं फ्री होता था, तब मैं दिन के 5-5 घंटे जरूर, मतलब एक सब्जेक्ट की बात करूँ, मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट में मैं 5-5 4-4 घंटे भी पढ़ता था, और लास्ट मंथ में मैंने मतलब 5-5 घंटे 6-6 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ा है, ये सच बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन पढ़ा है, मुझे जब लगता था नीड ऑफ आर है, या मुझे अब एक मोटिवेशन, एक तरीके मूड है अभी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने का, थोड़ा अब रिदम में हूँ, तो मैं उसको फिर ज्यादा फोकस करता था। लेकिन 2-3 आवर्स कोई भी सब्जेक्ट के लिए सफिशियंट होते हैं। तो मैं जो आपकी बात समझाऊं कि आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैं कह सकता हूँ आज पूरे पाकिस्तान में अगर बीएमडी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए तो आप क्या हैं।
ठीक है, उसमें ऑब्वियसली आपकी मेहनत है। तो आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल हालात में लीव्स के अलावा आप कहते हैं 2 घंटे भी अगर रोज पढ़ा जाए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा जाए तो इनफ है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हाँ है कि रोज बिल्कुल। पढ़ते थे, ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया फिर पूरा हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन पढ़ लिया, फिर हाँ 2 दिन बिल्कुल। जो है वो 4 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, फिर आप खामोश हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट अगर 2 घंटे पढ़ा जाए और लीव्स के दिनों में भले आप 5 घंटे तक चले जाएं, तो आई थिंक ये रेसिपी है उस बंदे की जो गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। अच्छा, एक चीज जी और जी। लास्ट मुझे बताइएगा, क्या कोई टाइम टेबल बनाते थे? जैसे एक टाइम टेबल पे कुछ हमने बात तो की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ, वीडियो भी मैंने बनाई थी। क्या कोई स्केड्यूल बनाते थे आप, या आपका बस ये होता था कि माइंड में स्केड्यूल होता था? आ, वैसे तो मैं कोई पेपर वर्क नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में एक शेड्यूल जरूर था कि भाई जैसे मैंने 1 वीक, एक पूरा 1 वीक में मुझे पता है 5 लेक्चर थे, 5 लेक्चर कवर करने हैं। अब कभी कभार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है 5 के 5 होता है, तो एटलीस्ट 4 लेक्चर में कवर कर लेता था। अब मेरा ये होता था कि फर्स्ट 3 डेज में अगर मुझे कवर करने हैं तो मैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करता था, क्योंकि मेरी ठीक है। वेरिएबल, सबकी वेरिएबल टाइमिंग होती है ना क्लाइंट के हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर लेता था, एक आइडिया मिल जाता था। लेकिन मैं अपने 4 या 5 लेक्चर जो वीक के होते थे वो कवर करता था, हमेशा हमेशा, ये नेसेसरी था। चलें, गुड। हम शॉर्ट करते हैं, बस इसको वाइंड अप पे लेके जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है भाई, 2 घंटे का तो एक लेक्चर होता है, आप 2 घंटे नॉर्मल पढ़ते हो, तो फिर आप अपना काम कब करते थे? अगर आप 2 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं तो आपकी अपनी हम्म। पढ़ाई का रिवीजन का टाइम फिर वो कब आता था? तो ये बड़ा वैलिड वो सवाल है, इसका क्या जवाब है आपके बिल्कुल, पास? इसके पास दो जवाब है। एक, क्या कहते हैं, मैं सुबह जब उठता था ना मैं बहुत फ्रेश होता था, सही है। सुबह उठने के साथ मैं कभी भी ये नहीं करता था कि रजिस्टर ओपन करूँ। मैं जब ऑफिस जाने से पहले मेरे पास 15 मिनट्स का एक टाइम होता था स्लॉट हमेशा, मैं उसमें मेरे दिमाग में ही जो लेक्चर होता था ना उसकी मैं क्रक्स रिवाइज कर लेता था। जैसे आपने कोई सीएपीएम का कॉन्सेप्ट बताया, तो मुझे अब मैं पूरा रजिस्टर, अगर मुझे याद नहीं आता है या मुझे टाइम नहीं है, तो मैं इतनी क्रक्स उसका स्किम रजिस्टर से कर लेता था, या मुझे लेक्चर क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही किया हुआ होता था वो रिवाइज कर लेते थे अपने दिमाग में। दूसरा, वीकेंड, जो सैटरडे संडे थे ना, हम्म। उसमें मैं मस्त ये इंश्योर करता था कि जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करूं। और जैसे मैंने गुड। बताया आईके की स्टडी टेक्स्ट में उसको रेफर, समरी, इस या आपके थ्योरी जो आईपी बुक थी ना, उसको रीडिंग, जो थ्योरी की रीडिंग, वो भी तो मेरी रिवीजन ही है ना। तो मैं वीकेंड में उसकी रिवीजन करता था। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, अगले अगर 2 हफ्ते के बाद रिवाइज करना है तो आपकी थ्योरी में रीड कर ली, अच्छा, उससे ये भी बताएं मेरी। हमें कि हमारे जब लेक्चर्स किताब को फॉलो करते थे, तो क्या उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर हम लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और किताब को फॉलो कर रहे हैं तो फिर इट्स इनफ? बहुत इनफ, इनफ, बियॉन्ड इनफ है वो। बियॉन्ड इनफ है। अच्छा, ज़्यादा ये असल में ये शिकायत अक्सर स्टूडेंट्स को रहती है। तो असल में मसला ये बीएफडी प्रैक्टिस का पेपर है, तो इस वजह से हमने बिल्कुल। प्रैक्टिस पे काफ़ी फोकस किया हुआ है। बट उससे मुझे हाँ लगता है कि एक फ़ायदा ये हो जाता है कि एंड में आपको फिर अलग से कोई क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस हाँ नहीं करने होते, आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच बात है, आई एग्री। अच्छा, एक बस लास्ट बात बताते हैं कि आपने लेक्चर कब कवर किए थे? एक सवाल आया लारिब सोमरो का कि जी ये लेक्चर कवर कब हुए थे? लीव से पहले हुए थे, लीव के दौरान हुए थे, कब हुए थे? सिंसियरली अगर आप बताएं तो। सिंसियरली बताएं तो मेरी जो कवरेज हो गई थी, मेरी छुट्टी मुझे मिली थी 29 अप्रैल को मिली थी आई थिंक, और 20 अप्रैल, मतलब लीव से पहले मेरे कवर हो गए थे, 20 अप्रैल को हो गए थे। 20 अप्रैल को आपके कोर्स खत्म हो गया था, यानी कि जो हाँ हमारी क्योंकि आपका, डेडलाइन थी 30 अप्रैल की, हमने हाँ जो शीट बनाई थी आपके लिए वो तीस हाँ, अप्रैल की थी, आपने उससे 10 दिन पहले ही कवर किया था। और उससे 10 दिन पहले, क्योंकि वो सर बीच में सीजन बिल्कुल क्लाइंट, आपको पता है लिस्टेड क्लाइंट खत्म हो जाता है, तो थोड़ा गैप मिल गया था, ईद की भी छुट्टियां आ गई थी आपको पता है, तो वो उसमें मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने लेक्चर फिर कवर कर लिए थे। ठीक है, फॉलोअप वगैरह से कुछ फायदा हुआ था? जो हम पीछे पड़ जाते हैं हाँ लोग के हर महीने हमें बिल्कुल, वो मैसेज करके पूछते वो हैं। होता है, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बिल्कुल सर उसका आता है, और मैं वो थैंक यू भी कहूंगा, क्योंकि एक टाइम मैंने आपको बताया मैं थोड़ा डिले चल रहा था, लेकिन वो क्योंकि एक फॉलो अप रहता है ना, तो मुझे आइडिया था कि हाँ यार, एक एक बात है, एक सही बात है, वैलिड बात है कि मैं कवर क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने फिर बहुत थोड़ी, जहाँ और पॉसिबिलिटी थी मैंने वहाँ टाइम और स्पेयर करने की कोशिश की। चलें, ग्रेट है उमेश, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक और चीज़ याद आई, आप उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने, मैंने जब टेस्ट रखा था बीएफडी का तो आपने मुझे भेजा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पहला टेस्ट मैंने जरूर आपको आपने भेजा दिया था। था मुझे पहला टेस्ट, वो शायद चेक होके भी वापस मिला था बहुत सारे हाँ स्टूडेंट। बिल्कुल, आपको भी बिल्कुल शायद मेरा वापस था। मिला होगा। पहला टेस्ट हमने चेक करके वापस भी किया था, एंड आई थिंक यू वर वन ऑफ दोज जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, हालांकि बहुत कम लोग थे। तो देखें, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे भी याद रह गई, और देखें वो अल्लाह का शुक्र है कि कहीं ना कहीं कन्वर्ट भी हो गई। ठीक है जी। सही है। अच्छा जी, ओके। ठीक है, थैंक यू उमेश, आई थिंक थैंक यू। आपने जो है ना हमें टाइम दिया, मैंने आपसे सिर्फ 5-10 बहुत शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी एंड दी। वंस अगेन यार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली, आपका हार्ड वर्क है जी, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप नेक्स्ट डे में भी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको क्वालिफाई फरमाए, आमीन। एंड जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड जस्ट वर्क इन द थैंक यू सर। राइट, यू आर हार्ड वर्किंग। थैंक यू सर। और आपसे मिलके भी खुशी हुई।
एंड आई आपसे भी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक ऑल। यू वन थैंक यू सेकेंड। सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये तो उमेश ने कुछ बातें हमें बताई हैं, इनको आप प्लीज़ नोट भी कर लें। जो इनकी बातें इनको क्रक्स में रखते हैं, फिर पॉसिबल रीजन पे जाते हैं कि 80% तो कम अज़ कम स्केड्यूल आप फॉलो करें ही करें। और इन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को हमारा कोर्स खत्म होना था, तो उन्होंने 20 अप्रैल को, बहुत ज़्यादा पहले भी कोर्स खत्म नहीं किया, बस 20 अप्रैल तक कर लिया था। रजिस्टर मेंटेन करना है, मगर साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस भी आपने थ्रू आउट ही सेशन रखनी है। ईयरली अटेम्प्ट वाइज पेपर पे मैं बात करूंगा, ये कम से कम करने हैं। समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स प्लस आई कैप स्टडी टेक्स्ट फॉर रीडिंग, इन्होंने कहा कि जी हमें अपने कॉन्सेप्ट की समरी बनाता हूँ, कुछ मेरी समरी भी इन्होंने फॉलो की, और आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को भी पढ़ लिया जस्ट फॉर रीड पर्पस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये नहीं किया कि शुरू में सब कुछ पढ़ लिया और आखिर में कुछ नहीं पढ़ा। चाहिए ये भी एक रीज़न था। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स ने शुरू में इतना पढ़ लिया, लेक्चर 2 2 महीने पहले कवर कर लिए, और आखिरी महीने में जब वो बीएफडी उठाने लगे या 10 दिन में बीएफडी उठाने लगे, उनको इतना कॉन्फिडेंस हो रहा था अपने ऊपर कि बीएफडी तो 10 दिन में रिवाइज हो जाएगा, 5 दिन में रिवाइज हो जाएगा, मगर वहाँ पे नहीं हुआ। तो इस पर भी मैं बात करूंगा कि लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीव में भले आप ज़्यादा पढ़ लें, मगर उसके अलावा आप अगर 2 घंटे ही पढ़ते हैं और वीकेंड्स को अच्छा यूटिलाइज करते हैं, तो इनका ये कहना है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब कमिंग बैक, ये तो देखेंगे उस बंदे की बात हो रही है कि जो कह रहे हैं जी मेरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। तो आपको तो इतने मार्क्स नहीं चाहिए ना, हर बंदे को तो गोल्ड मेडल नहीं चाहिए। अगर हर बंदे को 50 मार्क्स चाहिए, जिसमें मैं बात करूंगा माइंडसेट भी चेंज करना है, तो कम से कम इसके हम करीब तो पहुंचे। और ये सारी बातें मेरे ख्याल से ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल, बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जी पॉसिबल रीजंस क्या थे। जी, पोस्ट रिजल्ट शीट इंशाल्लाह कल अवेलेबल हो जाएगी। पॉसिबल रीजंस फॉर अनसक्सेसफुल रिजल्ट और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अच्छा जी, आपको क्या लगता है जो लोग पास नहीं हुए, क्या रीजन था? मुझे जरा अपने रीजंस टाइप करके बताएं, मैं यहाँ पे लिस्ट भी बना रहा हूँ उसकी। बहुत सारी मेरी बात भी हुई है कल और आज लोगों से, और पुराना भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्यों रिजल्ट बेहतर नहीं आ सका हमारा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने मेहनत की थी, या डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उम्मीद थे। अच्छा जी, कुछ जवाब आ रहे हैं। लैक ऑफ सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, ठीक है। एक जवाब आया जी, लेक्चर लिए थे सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, लैक ऑफ प्रैक्टिस की थी। ठीक है, नाम नहीं ले रहा इस बार, थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। 2 बार हुआ है जी आपका फेल। अच्छा कोई बात नहीं, फॉरेक्स नहीं हुआ था आपसे, ओके। प्रैक्टिस एक्सेल पे हुई थी, रजिस्टर पे नहीं की थी, ओके, वालेकुम सलाम। बीएफडी में कोई चेंज नहीं है जी, December 24 वाले ही बीएफडी अभी चल रहा है। थ्योरी का मसला था, कंप्लीशन टाइम पे नहीं हुई थी। आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो की थी, अच्छा जी ठीक है। नॉट अटेम्प्टिंग कंप्लीट पेपर, फॉरेक्स के स्टेप्स नहीं हो पाए थे, ठीक है। पेपर सही टाइम पे नहीं हुआ था, न्यू क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं होते, लिंकेज नहीं हो पाई थी वैक और इन्वेस्टमेंट पेपर में, थ्योरी वीक है, टाइम अरेंजमेंट का इशू आया था, ठीक है। अब मैं अगर लिस्ट बनाना चाहूँ तो पहला रीजन जो नजर आता है वो है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कि जी मेरे तो कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है। ऐसे कम लोग होते हैं, मगर ऐसे कुछ लोग होते हैं। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि भाई कॉन्सेप्ट्स का मसला है, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाए, रेमेडी क्या है इसकी, ठीक है। और रेमेडियल एक्शन भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि अगर कॉन्सेप्ट का मसला है तो नीड टू टेक क्लासेस, तो फिर तो आपको क्लासेस लेने की जरूरत है। और या तो रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा तो क्लासेस लेने की जरूरत है, बट अदरवाइज इसके अलावा अब ये हम काफी रीजन में बात करेंगे जहां मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से क्लासेस लेने की जरूरत है। क्लासेस की जरूरत उस वक्त है जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता किसी पेपर पे, ये आपको लगता है कि मेरे फला फला कॉन्सेप्ट तो बहुत वीक है, मैं उसका सवाल देखते ही परेशान हो जाता हूँ, नया सवाल तो डील ही नहीं होता, पुराने सवाल में भी फंस जाता हूँ। तो वहां लगता है कि हाँ यार कॉन्सेप्ट का मसला है, फिर आप जाओ क्लास पे। अगर आप कहते हो नहीं यार ये मसला नहीं है, बस मेरा टाइम का इशू है, मेरा प्रैक्टिस का मसला है, मैंने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए थे, तो वो तो आप खुद कर सकते हो, उसके लिए क्लासेस की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं बात करता हूँ बिल्कुल, मिशेल इस पर भी बात करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या रीजन होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैंने क्लासेस भी ली थी, सब कुछ किया था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, रजिस्टर भी तगड़ा बनाया था, मगर एंड में मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, मेरे लेक्चर बहुत देर में खत्म हुए थे, या मेरे और भी पेपर्स थे जिसकी वजह से जो है मैं प्रैक्टिस को इनफ टाइम नहीं दे सका। ठीक है। तो प्रैक्टिस किसकी करनी होती है, देखें जब आप कोई कंप्लीट करते हैं, मैं आपको पूरी अभी अप्रोच भी बताऊंगा कि जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप पे लाजिम है कि वापस से जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराए गए वो खुद से ट्राई करें, वो खुद से ट्राई करें, ठीक है ना, वो खुद से ट्राई करें। वो ये ना हो कि आप जो है ना क्या कहते हैं, बस छोड़ दें कि जी अब बस मैंने ओरली रिवाइज कर लिया या एक दफ़ा कर लिया, दैट्स ऑल, नहीं, वापस से आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ती है। पेपर से पहले 1 महीने पहले जो है, मैं इसीलिए कहता हूँ लेक्चर कवर हो जाए, क्योंकि आखिरी महीने में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, अटेम्प्ट वाइज पेपर भी करने हैं, थ्योरी भी कवर करनी है, सॉफ्टवेयर भी हाथ से राइट करना है, तो ये सारा काम उसी वक्त होगा अगर आप लास्ट मंथ को स्पेयर रखेंगे। 2 रजिस्टर आपके सारे लेक्चर्स को राइट डाउन किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है आपको, फिर प्रैक्टिस का इशू हो सकता है।
अच्छा जी, जस्ट इसके बीएमटी एंड प्रिपेयर अदर टू सब्जेक्ट इन लास्ट मंथ, दिस इज अब्दुल्ला वराइश वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यार। ये भी बड़ा मसला है मुझे अब थोड़ा सा ना। ये भी होने लगा है कि बच्चे पूरे सेशन में, एक और स्टूडेंट थी हमारी, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने कल मुझे बताया, वो कैफ में भी हमारे साथ पढ़ती थी, उन्होंने कहा जी मेरा बीएफडी इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि मैंने बीएफडी 2-3 महीने पहले खत्म किया, उसके बाद मैंने बीएफडी छोड़ दिया। अब्दुल्ला यही इशू, मैंने कल स्पेसिफिक एक स्टूडेंट से बात हुई और मैंने बोला बीएफडी तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, बाकी पेपर मुझे इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने वो छोड़ दिया बीएफडी और बाकी 2 पेपरों पे फोकस किया। अब जब मैं आखिर के 15 दिन बीएफडी को मैंने उठाया तो मुझे समझ आ गया कि ओ, इसमें तो मैंने सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की नहीं थी और मेरी अपनी प्रैक्टिस भी इतनी नहीं है, तो वहाँ मैस हो गया। तो ये भी नहीं करना आपने कि यार ये नहीं हो कि मैं मतलब ठीक है हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा पढ़ाया, क्लासेस वगैरह सब कुछ अच्छी हो गई, मगर फिर उसके बाद अगर आपने छोड़ दिया तो वो चले जाएगा। वो उससे कोई खाली लेक्चर लेने से पेपर पास नहीं होता, आपको थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस एंड में अपनी करनी पड़ेगी, भले आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो क्लास में कराया गया, बट ये इशू है। ठीक है। अच्छा, आगे चलने से, बार बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से करने से फायदा नहीं होता मुनीब, एक चीज होती है मिस्टेक लॉग, जिसमें मैं बात करूंगा, मिस्टेक लॉग बनाएंगे तो फायदा होगा, मिस्टेक लॉग नहीं बनाएंगे तो वो क्वेश्चन 3 बार कर लें, 5 बार कर लें, बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। बहरहाल मिस्टेक लॉग बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को बार बार नहीं करना पड़ेगा और इनफैक्ट उससे आपको एक फायदा होगा, वो मैं आगे जाके बात करता हूँ। व्हाट इज मिस्टेक लॉग? लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम पास नहीं कर सके। तीसरा इशू जो समझ आता है वो ये था कि जी स्लो स्पीड और लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, मुझे जरा अभी तक बताएं 1 2 3 में से कितने लोगों का क्या रीजन है, और अगर इनमें से कोई रीजन नहीं है तो मुझे बता दें नन। फिर चैट में पार्टिसिपेट करेंगे, माशाल्लाह काफी लोग लाइव में आए हैं अभी, तो जरा पार्टिसिपेट करके बताएं 1 2 3, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, हो सकता है आप कहें मेरे साथ तीनों मसले 1 2 एंड 3, हो सकता है आप बोले मेरे साथ 1 और 3 का मसला है, हो सकता है आप कह रहे 2 और 3 का मसला है, हो सकता है आप कहें कोई भी नहीं है मेरे साथ मसला। अच्छा जी, आंसर आ रहे हैं मेरे पास 3 3 3, नल। अभी बात करते हैं अब्दुल्ला, आगे भी और रीजन हैं। 3, नन, थर्ड, 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ओ माई गॉड, 2 2 एंड 3, 2 एंड 3, 3 3 3, मिस्टेक लॉग भी इसमें अभी मैं आगे बात करता हूँ, बिल्कुल 3 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3 कौन से तो आपके अच्छे हैं, दैट्स गुड, 2 एंड 3 सेकंड भी है, अच्छा थर्ड भी था आपका, 3 2 1 एंड 3, ओ माई गॉड दिस इज अलार्मिंग, ऑल 3 रेड, तीनों रेड हो गए, ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि गड़बड़ है। चले कोई बात नहीं, कोई बात, देखें एक मेरे टीचर है जो लॉ पढ़ाते हैं, ठीक है, ओ माय गॉड, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 2, ठीक है जी माशाल्लाह, सबके मैंने आंसर देख लिए हैं। अच्छा, एक मेरे टीचर है, मैं जब लॉ में अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुआ, बहुत पहले सीए फाइनल में मेरे भी लॉ का पेपर रुका है 2 बार, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला सर मेरा लॉ का पेपर पास नहीं हुआ। तो उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज बात की, उन्होंने बोला क्यों पास नहीं हुआ, मैंने उनको बोला सर वो इसलिए पास नहीं, मुझसे रट्टा नहीं लगता था, उस वक्त लॉ में रट्टा लगाना जरूरी था। तो मैंने कहा सर मैंने रट्टा नहीं लगाया, मैं ए लेवल बैकग्राउंड से था, एसीसीए बैकग्राउंड से था, मैंने सारी इस तरह की स्टडीज फॉलो की हैं, तो मुझे तो ये कॉन्सेप्चुअल बात समझ आती, रट्टा वट्टा समझ नहीं आता। मगर सर ने बोला यार रट्टा लगाना पड़ेगा, ये इस सब्जेक्ट की डिमांड है, ये बहुत पुरानी, वो बता रहा हूँ मैं 2012 की। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा सर ये तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने कहा यार देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कहा किस बात का सर? उन्होंने कहा भाई आपको तो आपकी मिस्टेक पता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी मिस्टेक ही नहीं पता होती, तो वो ज्यादा परेशान कौन होता है। तो अगर आपको यहाँ पे अपनी मिस्टेक पता चल रही है तो दिस इज ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि ठीक है यार इस पे काम कर लेंगे, अभी है ना हमारे पास 4 महीने। ठीक है। अच्छा, आ, बिल्कुल इस पे बात करते हैं, आगे चलते हैं। चौथा रीजन जो मुझे नजर आता है, एक ये कि लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन आई कैप सॉफ्टवेयर। सब कुछ सही था, स्पीड का भी मसला इतना नहीं था, मगर सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं हुआ। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर कॉपी पेस्ट में मुझे बहुत मसला आया, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सॉफ्टवेयर पे हाथ सेट था ही नहीं, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस ही नहीं की थी, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, या एक स्टूडेंट ने बोला कि वो मेरा वहां पे टाइमर अटक गया था या कोई वहां ग्लिच हो गया था। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है कि बाकी 3 कोई मसले नहीं है मगर सॉफ्टवेयर वहां पे अनकंफर्टेबल फीलिंग लेके आया, जिसकी वजह से पैनिक हुआ, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज हुआ, जिसकी वजह से पेपर मिस हो गया? ठीक है, ये आपके साथ हुआ है, ठीक है मैं नाम नहीं ले रहा, ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और रीजन जो मुझे पता चला वो ये कहा कि जी हमें ना पैनिक अटैक हो गया, या जिसे कहते हैं मिस हैंडलिंग ऑफ पेपर। यानी कि एक सवाल पोर्टफोलियो थ्योरी का था, मुझे लगता था कि वो अच्छे से हो जाएगा, मगर वो सवाल बहुत खराब हुआ, उसमें टाइम भी ज़ाया किया, उसकी वजह से ये हुआ कि मैं फॉरेक्स को सही टाइम नहीं दे सका, वो भी मैथ्स हो गया। इसकी वजह से ये हुआ कि कुछ आसान पार्ट में अटेम्प्ट ही नहीं कर सका, 16 मार्क का पेपर मेरा रह गया। ये मैं आपको लोगों की कमेंट बता रहा हूँ जो मेरी कल और आज बहुत डिटेल में लोगों से बात हुई है। सर वो मैंने फलां सवाल उठा लिया था जिसकी वजह से मेरा एंड में टाइम ही नहीं बचा, 20 मार्क तो मैंने छोड़ के आया हूँ। ये नंबर 5 किसी के साथ हुआ है, पैनिक अटैक हो गया इसकी वजह से, मिस हैंडलिंग हो गई इसकी वजह से, कॉन्फिडेंस लैक हो गया इसकी वजह से, मुझे वही फीलिंग आ गई मेरा पेपर तो गया।
वहीं मुझे लगा कि मैं तो फेल हो चुका हूँ, हालांकि टाइम मेरे पास बाकी था। हालांकि मुझे लगता था कि मैं, बाद में लगता है मुझे पेपर देख के कि वो हो सकता था। बाहर निकल के मुझे दोस्त ने जब डिस्कस किया तो मुझे याद आया ये सवाल जो मैंने नहीं किया, ये तो ऐसा सवाल 2023 में फॉरेक्स का सर ने कराया था क्लास में, और टू डू लिस्ट में भी डालता, बेंचमार्क क्वेश्चन में भी डालता, मैं फॉरेक्स क्यों छोड़ के आ गया? ऐसा हुआ है किसी के साथ? तैयारी बहुत अच्छी थी, पास पेपर भी किए थे, सब बातें सर की मानी थी, मिस्टेक लॉग भी बनाया था, बस वो मिस हैंडल हो गया। अच्छा ठीक है, कुछ लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं जी बैड परफॉर्मेंस इन थ्योरी, इवन तो थ्योरी इतनी नहीं आई, मगर थ्योरी के मार्क्स अगर मुझे मिल जाते तो मैं तो बहुत बॉर्डर में था, मेरे तो 47 46 मार्क्स आए हैं, तो मेरा पेपर निकल सकता था। ये भी कुछ लोगों ने रीजन बताया। ठीक है। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट मैं कहूंगा, अनएबल टू डू अटेम्प्ट वाइज पेपर, ये जो उमेश ने बात की ना, अनएबल टू सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पेपर में, बट टाइम ही नहीं बचा अटेम्प्ट वाइज पेपर करने का। अटेम्प्ट वाइज पेपर इन टाइम बाउंड इन्वायरमेंट, विद टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग के साथ मैंने सॉल्व नहीं किए पेपर्स, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि 3 घंटे 15 मिनट में बीएफडी को कैसे टैकल किया जाए। ये भी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि जी मुझे पेपर की तरीके की, मुझे पेपर की टेक्निक नहीं पता थी कि पेपर संभालना कैसे है 3 घंटे 15 मिनट का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है वो ये है कि माइंड सेट ऑफ 50 मार्क, ये एक समझिएगा। कुछ स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि यार 50 ही तो लेने हैं। ये प्लीज सुनिएगा, ये माइंडसेट चेंज करना, ये बहुत सारे लोगों का मसला होता है जो नहीं समझते, और एंड में जाके जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि यार ये मैं अपने साथ भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। देखें, इस माइंडसेट को चेंज कर दें। एक बंदे के मार्क्स अगर 40 आए हैं तो मैं कहता हूँ ये 40 मार्क्स इशू है ही नहीं, नहीं है ये इशू। ये लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने बात की थी कुछ स्टूडेंट से, और फिर माशाल्लाह उसकी वजह से लोगों ने कुछ अपना माइंड भी चेंज किया। अगर 40 मार्क किसी के हैं तो 40 मार्क थोड़ी मसला है, 40 मार्क तो आ गए ना यार। मसला वो 60 मार्क्स हैं जो आपको नहीं मिल सके, वो 60 मार्क्स हैं जो कट गए, वो 60 मार्क्स हैं जो मिस हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि 60 मार्क्स बचाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर वो जो 60 मार्क्स आपके जो है नहीं मिले हैं, जो 60 मार्क्स आपके मिस हो गए, लीक हो गए, मिस हो गए, ठीक है, वो आपने लूज कर दिए तो उनमें से कुछ कम लूज हो जाते ना तो पेपर निकल जाता। आई कैन भी एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप सारे मार्क्स जो है बचा लें, नहीं, कुछ मार्क्स आपके कटेंगे। मगर आप इस पे फोकस करें कि यार ये माइंडसेट 50 वाला निकाल दें, क्योंकि अगर आप 50 के माइंडसेट से जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर ये होता है कि अगर हल्की सी भी आपकी वर्किंग कोई आगे पीछे हो गई, या आपका कोई अपनी जो कैलकुलेशन है वो आगे पीछे हो गई, कोई चीज आपको लग रहा था सही थी वो एक्चुअली गलत हो गई, तो वो 50 से कम हो गए 45 42 41 40 पे चला जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर पेपर निकल के मुझे लग रहा था 50 तो निकल आएंगे, मगर 50 नहीं निकले, 40 निकले, 35 निकले, 34 निकले, कोई पार्टी गलत हो गया, कोई सवाल ही गलत हो गया। देखिए पॉसिबिलिटी है ना। तो इस माइंडसेट को चेंज कर दें। ये माइंडसेट सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा। आज ये माइंडसेट ये होना चाहिए कि वी नीड टू अचीव, अटेम्प्ट नहीं, वी नीड टू अचीव, वापस मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट नहीं, वी नीड टू अचीव हाउ मच, एटलीस्ट 70 मार्क्स। यार अगर 100% पढ़ के जा रहे हो, 100% कोर्स कवर करके जा रहे हो, सर की सारी बातें मान के जा रहे हो, गोल्ड मेडलिस्ट की बातें आपके सामने मौजूद हैं, वो आपके सामने मौजूद है, तो यार 70 मार्क्स नहीं निकाल सकते? तो आप अपना माइंडसेट चेंज कर दो। हम ए लेवल्स में थे, हमारे टीचर में कहते थे कि आप 90 मार्क्स सोचोगे ना, डिस्टिंक्शन सोचोगे तो ए ग्रेड आएगा। डिस्टिंक्शन मतलब है पूरी दुनिया में हाईएस्ट मार्क्स, और ए सोचोगे तो बी आएगा। तो हम यही हमेशा बहुत हाई सोचते थे। मुझे याद है मेरे अकाउंटिंग में 94 मार्क्स आए थे ओ लेवल्स में, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि मैंने 99 100 मार्क्स टारगेट किया हुआ था, और मैंने वाकई अगले साल ए लेवल्स में 99 मार्क्स स्कोर किया अकाउंटिंग में। मेरे ए लेवल्स के फर्स्ट डे में 99 मार्क्स थे अकाउंटिंग में। फिर भी डिस्टिंक्शन नहीं आई थी, वो अलग बात है, 100% डिस्टिंक्शन आई थी, या पता नहीं क्या सीन था उस टाइम में। अगले टाइम में 99 से 98 हो गए थे। बट माई पॉइंट इज कि जब आप अपना एम हाई रखते हैं तो फिर आपका रिजल्ट उसी के आसपास ही आता है। 50 का एम रखेंगे तो उसी के आसपास रिजल्ट आएगा। आज आप ये सोच रहे हैं, इनफैक्ट मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो एक दफा पेपर दे चुके हैं, यार आपके पास एज है, आपने ऑलरेडी पेपर दिया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आप 50 मार्क के बारे में नहीं सोचेंगे, अब आप 70 मार्क के बारे में सोचेंगे कि आज आपने तैयार कर लेना है। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर अच्छा, एक बंदे ने अगर लेट से 85 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, क्वालिटी अटेम्प्ट किया, बिल्कुल आ सकता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 70 मार्क का अटेम्प्ट करते हैं, उनके 50 आ जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट 65 मार्क का अटेम्प्ट करके भी पास हो जाते हैं। इवन तो ये अच्छी एग्जांपल नहीं है, मुझे यहाँ कोट नहीं करनी चाहिए इस सेशन में, वरना आप लोग ये सोचोगे कि यार मैं भी बस 65 70 अटेम्प्ट करता हूँ ना, सर ने तो कहा था। मगर द पॉइंट इज कि नहीं, आप क्वालिटी अटेम्प्ट करें, पेपर निकलेगा। खैर, तो इस माइंडसेट को हमें चेंज करने की जरूरत है। ये भी एक रीजन होता है कि हम पेपर में अपनी कैलकुलेशन वर्किंग बना के कहते हैं 50 आ गए, फिर वहां पे कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसकी वजह से आगे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो पाती, और जो मार्क्स निकल सकते थे वो नहीं निकल पाते। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कितने अब मुझे जल्दी से बता दें फाइनली। मैं फिर जल्दी जल्दी बारी बारी बात करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रीजन लिखे हुए हैं। आप लोग, आपके रीजन कौन कौन से हैं?
एक से ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करके मुझे बता दें 1 2 3 4 5 6 7 8, ओवरऑल मुझे फाइनली कंक्लूड करें, बताएं क्या क्या रीजन हैं। इनकी रेमेडी पे बात करेंगे, अप्रोच क्या लेके चलनी चाहिए उसमें बात करेंगे, सेल्फ स्टडी कैसे करना है उसमें बात करेंगे, थ्योरी कैसे कवर करनी है उसमें बात करेंगे जी। 2 and 1, ओके, 3 5 8 and 7। थ्री क्या था जी, स्लो स्पीड भी है, पैनिक अटैक भी हुआ इसी वजह से शायद। 8 and 7 माइंड सेट का मसला तो है, ठीक है, और अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व नहीं किया। 1 3 7, ओके, थ्री ओनली। 4 and 7, 1 3 and 7, 2 3 2 5 6 and 7, 4 and 7। नहीं, क्रैमिंग वैमिंग नहीं होती है भाई, क्रैमिंग नहीं है। कॉन्सेप्ट 3 4 5 5 6 7, और मिस्टेक लॉग नहीं बनाया, ठीक है, मिस्टेक लॉग में बात करूंगा। 3 6 2 3 5 2 3 5 7, ओके, 2 and 6, 3 5 6 8, 4 5 7, ठीक है। तो अब यार जरा बारी बारी बात करते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे करें। कॉन्सेप्ट का मसला है, अच्छा, क्लासेस सिर्फ दो तरह के लोगों को लेनी है, ठीक है। नहीं, मैं समझता हूँ ये आप आपने कर लिए, इसके बाद सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने लेक्चर्स ले लिए उनसे क्या एक्सपेक्टेड है वो बात करते हैं। अच्छा, जिनके कॉन्सेप्ट का मसला है, या अगर किसी का रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो आपको क्लासेस की जरूरत है, अदरवाइज ये जितने भी काम है ये आप खुद से कर सकते हैं, मेजोरिटी काम में आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली इफ यू वांट टू जस्ट, जिसे कहते हैं ना कि एक्सेल योर कॉन्सेप्ट्स, और वांट टू मेक प्रॉपर रजिस्टर, अगर प्रॉपर नहीं रजिस्टर बना तो फिर आप क्लासेस लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जो लोग री अटेम्प्ट करें उनके लिए पूरी अप्रोच में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस, अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने क्या करना है, टाइमली प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, टाइमली प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब ये जरा इधर आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रैक्टिस, प्लीज जरा गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रैक्टिस की जाए। अब मैं उन लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ जिनको क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ली हैं। आपके सवाल का जवाब आ रहा है, ए चांडियो, आपका नाम आ रहा है ए चांडियो, हाँ ठीक है। ठीक है, अब प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि रीसॉल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम अवर बुक। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो हमारी बुक से पढ़ लें, और अगर आपने हमसे नहीं पढ़ा है तो जिन रेलिवेंट टीचर से पढ़ा है, क्योंकि हर किसी का माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट है, सब मेहनत करते हैं टीचर्स, सब जो है वो डिवोटेड हैं। तो आप जो भी रेलिवेंट कंटेंट है एक दफ़ा खुद से रिवाइज करें, ठीक है। अमजद अली नाम है, जी जी अमजद अली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बुक, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारी किताब के वो आप वापस से सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप न्यू रजिस्टर बनाएं, 100% न्यू रजिस्टर पे काम करें, ठीक है। या फिर आप ये करें कि 50% रजिस्टर पे बनाएं, न्यू रजिस्टर में, और 50% आई कैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें। क्योंकि आपको तो एक दफ़ा रजिस्टर पे बना हुआ है ना, मैं एज्यूम करूँ उनसे बात हो रही है, बार बार रिपीट करूँ, जिनका ऑलरेडी रजिस्टर बना हुआ है, जिनको क्लासेस की जरूरत नहीं है, जो सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। 50% न्यू रजिस्टर्ड प्लस 50% इन आई कैप सॉफ्टवेयर। आई कैप सॉफ्टवेयर से कैसे सेव करते हैं वो पूरा मैंने तरीका बताया हुआ है आपको, कि पीडीएफ में कैसे स्नैपशॉट लेके कैसे वर्ड में पेस्ट करना है और फिर उसका पीडीएफ लेना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इंडिपेंडेंटली विदाउट रेफरिंग सोल्यूशन। यार एक ये बड़ा मसला है, मतलब प्लीज यार, अगर आप में से किसी के अंदर ये बुराई है, ये मैं हर टाइम में पूछता हूँ, तो मुझे आज बताएं, कोई बात नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर जो बुराई है अगर हमारे पास अंदर मौजूद है, हम मान तो लें कम से कम। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर एक प्रॉब्लम होता है, और ये मेरे साथ भी था, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। मैंने बीएफडी में जाके ये रिजॉल्व किया, हालांकि मैंने पीछे एसीसीए भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह सीए के पेपर भी निकाले, मगर ये मैंने बीएफडी में जाके जो है ना ये चीज़ सही की। क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ और मैं कहीं फंस गया, कोई फिगर नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूं जी, अब मैं यहाँ पे रुकूं, टेंशन में आऊं, टाइम ज़ाया करूं, परेशान हूं, वैसी बहुत टेंशन है लाइफ में, मैंने यहाँ पे क्या किया, सोल्यूशन रेफर कर लिया, आई कैप का या दोस्त का जो भी था। फिर मैं आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे एक और जगह फंसा, फिर मैंने सोल्यूशन रेफर कर लिया। फिर मैं और आगे चला, फिर फंसा, फिर सोल्यूशन रेफर कर लिया। 3 जगह मैंने सोल्यूशन रेफर किया और फिर मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। मुझे बताएं, ये काम कितने लोग करते हैं कि सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं बेदरमियान में। हाँ या ना में जवाब दें, अगर आप करते हैं तो हाँ कर दें, नहीं करते तो ना करते हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ येस और नो में जवाब दें कि बीच में सोल्यूशन देख लेते हैं। बीच में मतलब मैं ये नहीं कह रहा सोल्यूशन देखना चाहिए, सोल्यूशन देखना चाहिए, मगर एक तरीका होता है कि सोल्यूशन आखिर में देखें, बस जो हुआ देखा जाएगा, एंड में देखा जाएगा, सही हो सवाल गलत हो। अच्छा, मैं अपनी अप्रोच बताऊं, इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं होता, देखिए ना, ये तो करना पड़ेगा ना,
ये प्रॉब्लम है। अच्छा, जिनका नहीं है, जो नई सोल्यूशन देखते हैं वो नो करते हैं, पार्टिसिपेट करें, देखेंगे ये जितना आप इंटरेक्टिव सेशन करेंगे उतना मुझे भी मजा आएगा और आपको भी आइडेंटिफाई होगा कि हाँ यार क्या है। जब आप अपने अपनी गलतियां मानेंगे तो उसको सही भी कर लेंगे। समटाइम्स आप ऐसा करते हैं, समटाइम्स ऐसा नहीं करते। मोहम्मद उसामा, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग कह रहे हैं यस यस यस, हाँ यस सर, यस 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 यस। अब नहीं देखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, वेरी गुड। यस दैट राइट, ओके। यस यस, प्रॉब्लम है ये, ओके। कॉन्फिडेंस नहीं होता है, शायद गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, यही प्रॉब्लम है। अब बताए मैं इससे मसला क्या होता है। मैं ये करता था पहले। अच्छा, मैं जब ये करता था ना तो फिर पता है क्या होता था। जब मैं ये करता था ना तो सोल्यूशन रेफर करता मुझे बहुत मजा आता था। मगर मेरे ना बाद में कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता था। फिर मैंने एक काम ये किया, मैंने सोल्यूशन रेफर किए बगैर ना पूरा पूरा सॉल्व करने की कोशिश की। यानी कि मैंने कहा नहीं यार, जो भी होगा मैं कुछ भी करके आगे बढ़ूँ, कुछ भी करके, वो कहते हैं जंप करके आगे बढ़ो। जंप समझते हैं आपने, वो देखिए हर्डल रेस एक होती है कि बंदा जो है ना भाग रहा होता है, बीच में हर्डल आती है तो वो जंप करता है, फिर एक और हर्डल आती है, फिर वो वापस जंप करता है, रुकता नहीं है, भागता भी रहता है और हर्डल भी क्रॉस करता रहता है। ऐसी रेस देखी है आपने, जो ओलंपिक्स वगैरह में होती है, हर्डल रेस कहलाती है मेरे ख्याल से। ठीक है, बीच में वो जंपे लगा लगा के भागना होता है और वो फिर आपको जो है ना रेस में देखते हैं कौन जीतता है। तो आपको भी यही काम करना है कि आपको जंप, अगर कहीं मसला आ रहा है जंप करें। जंप का मतलब है कि कोई चीज़ एज्यूम कर लें, वैसे एग्जाम्पशन नहीं लेनी होती, बट स्टिल मतलब आप सवाल को आगे सोचें, जो समझ आ रहा है करें। अच्छा, इसमें क्या होता है, इससे बहुत सारी जगहों में ऐसा भी होता है, मुझे आधे सवाल के बाद लग रहा होता था मैंने पूरा सवाल गलत करना है और ये मैं टाइम डाया कर रहा हूँ, ये फीलिंग आती है कभी कभार, मुझे आती थी कि यार ये मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, जब मुझे पता है एक फिगर गलत हो गई है तो सवाल तो गलत होने का है ना। नहीं। अब क्या होता था उस केस में, यकीन करें मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि उसमें 50% केसेस में वही होता था जो मैं सोच रहा हूँ, यानी कि गलत होता जाता सवाल। मगर 50% केस में कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि भाई मुझे लग रहा था सवाल गलत होगा और एक्चुअली सवाल सही हो जाता था। अब ये वो पॉइंट होता था जो मेरे कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करता था कि बस मैंने तो अपने आप को राइट ऑफ कर दिया था, मैंने तो अपने आप को नलीफाई कर दिया था, मैंने तो अपने आप को बेवकूफ़ समझ लिया था कि यार मैं तो सवाल गया। मगर एट दी एंड जब मैंने सोल्यूशन चेक किया मैंने कहा अरे ये क्या, सर ने भी वैसे ही किया हुआ है, एग्जामिनर ने भी वैसे ही किया हुआ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत मोराल बूस्ट हो जाता है। अच्छा, बाकी 50% अगर मेरा मैच नहीं होता तो मेरा मोराल इसलिए खराब नहीं होता था क्योंकि मुझे तो पहले ही पता होता था कि गलत हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे बुरा मानने की क्या बात है। तो मैं यहाँ बुरा नहीं मानता था, कोई बात नहीं, टाइम जाया हुआ, इन्वेस्ट ही हुआ ना। मगर यहाँ मुझे जो मोराल मिलता था ना कि यार मैंने, मुझे तो लग रहा था मैं गलत कर रहा हूँ मगर मैंने सही कर लिया। अब ये 50 जरूरी नहीं आपका 50-50 हो सकता है, आपका 60-40 हो सकता है, 30-70 हो सकता है आपका 20-80 हो, कि खाली 20% चीजें सही होती हो, मगर ये 20% आपका कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा। सेकेंडली, पेपर में क्या होगा, पेपर में मसला आता है, जो लोग कह रहे हैं ना मैं से टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, एक इशू यहाँ पे ये जो इशू है, स्लो स्पीड। एक वजह स्लो स्पीड पेपर में ये होती है कि हम जब पेपर में स्टक हो जाते हैं तो हम रुक जाते हैं। जिन लोगों का पेपर 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है मुझे ईमानदारी से बताइएगा, 75 या 70 या इससे कम मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा क्या ऐसा हुआ है कि आप पेपर में कहीं फंसे और रुक गए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में? सच सच बताइएगा, जिनका 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है, 75, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, 80-85 वालों से बात नहीं कर रहा अभी मैं। फॉरेक्स में हुआ है आपके साथ? अच्छा, क्यों हुआ है पता है? वो इस वजह से हुआ है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, आप एक जगह रुक जाते हो, एक पॉइंट को क्लिक ही नहीं हो रहा, कह रहे हो यार इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्या करूं? अच्छा नहीं 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 यार ये गलत लग रहा है, कैलकुलेटर चलाया फिर रोक दिया, फिर कैलकुलेटर चलाया फिर रोक दिया। ऐसा होता ही नहीं होता। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो घड़ी देखो तो अरे अभी तो देखा था टाइम जो है 10:05 हुआ था, अभी 10, 10:15 हो गया, 10 मिनट ऐसे ही नहीं उड़ गए मेरे, चले गए। तो देखें यार, ये ना करें, ये ना करें, ये जो रजिस्टर, जो सोल्यूशन, रेफर सोल्यूशन एट दी एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका मोराल भी खराब हो रहा है पेपर में, लैक ऑफ, ये पैनिक अटैक जो हो रहा है ना, मिस हैंडलिंग ऑफ पेपर, ये भी एक वजह है कि आप फिर गलतियों पे गलतियां कर जाते हो क्योंकि आपका माइंड वहीं नेगेटिव हो गया, आपको वहीं फीलिंग आ गई मेरा पेपर तो गया, आपका वहीं कॉन्फिडेंस शट्टर हो गया। ठीक है। अच्छा, पेपर स्लो रीडिंग है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, तो आपने ये करना है, तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आपने सारे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और सोल्यूशन टू बी रेफर्ड एट द एंड विदाउट रेफरिंग सोल्यूशन, या ये कह लें सोल्यूशन टू बी रेफर्ड एट द एंड। ठीक है, सारे क्वेश्चन वापस सॉल्व करें। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम आपने ये करना है, अच्छा एक, बल्कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, पहले आपने खुद सॉल्व किया विदाउट रेफरिंग सोल्यूशन। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें अपनी भी क्योंकि सेशन का टाइम कम रहेगा हमारे पास। विदाउट रेफरिंग सोल्यूशन, उसके बाद हमने क्या किया, फिर रेफर सोल्यूशन एट दी एंड फ्रॉम ओल्ड रजिस्टर, जो पुराना रजिस्टर बनाया हुआ है उसमें से आप सोल्यूशन रेफर करें।
ठीक है, अच्छा काम खत्म नहीं हुआ, सबसे मेन काम अब शुरू होगा। अब आपने क्या करना है, जो किसी ने सवाल किया था कि हम क्या करें, क्वेश्चन बार बार करें, नहीं बार बार नहीं करें, आपने एक क्वेश्चन एक दफा सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन को एंड में रेफर करें। उसके बाद आप क्या करें, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन योर मिस्टेक्स। उस सवाल में जो जो मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं, वो लिखें। तो मिस्टेक दो तरह की होंगी, एक होगी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, उसको भी लिखें, और एक होगी सिली मिस्टेक, इसको भी लिखें। ठीक है, इन दोनों को कहाँ लिखें, बनाएं मिस्टेक लॉग। हर क्वेश्चन के एंड में एक मिस्टेक लॉग बनाओ। कितने लोग मिस्टेक लॉग बनाते हैं? मिस्टेक लॉग का मतलब है जो गलतियां आ रही होती किसी सवाल में, उसको कहीं नोट करते हैं, लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यस और नो में जवाब दे, जो नहीं बनाते वो नो करते, कोई बात नहीं। मैं नाम नहीं ले रहा आज के सेशन में, वैसे मैं नाम लेता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो मिस्टेक लॉग समझ आ रहे हैं? यू नीड टू सॉल्व वंस, यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, देन कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन और योर प्रीवियस रजिस्टर, विच एवर द केस इज, एंड देन राइट डाउन योर मिस्टेक्स। लिखें अपनी मिस्टेक्स को। जो लोग बनाते हैं वो यस कर दें, जो नहीं बनाते वो नो कर दें, मगर पार्टिसिपेट करें प्लीज, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें। माइंड में नहीं होता कुछ भी, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा शावेज। नहीं चंदा, नहीं यार, अब कैसे होगा अमजद अली? अगर मिस्टेक लॉग ही नहीं बनेगा तो मैं बार बार कितनी बार करूं? आपका सवाल आया था ना कि यार मतलब बार बार वो सवाल करने का, अब मिस्टेक लॉग से फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे, एक तो रिवीजन में आसानी हो जाएगी, दूसरा वो सवाल बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब आपको पता है उस सवाल में क्या मिस्टेक्स आपकी, जो सही हो रहा है वो तो सही होता रहेगा ना, वो वो तो आपको आता है। तो एक ये प्लीज ये सेल्फ स्टडी वाले हजरात से बुला दीजिए, इस तरीके से पहले आपने पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा, इसमें कई मिसाल के तौर पे जो लोग कहते हैं कि नहीं सर वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वापस से पोर्टल लूँ नहीं लूँ, तो अब आपको अगर मिसाल के तौर पे वापस पुराने रजिस्टर को रेफर करके चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं और टॉपिक बिल्कुल हाथ से निकल रहा है, तो फिर आपको क्लासेस की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपको पुराना रजिस्टर देख के सारी गलतियां समझ आ रही हैं, तो यार फिर बात ही क्या है, फिर मसला क्या है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, एक इतना कि अगर मिस्टेक हो रही है तो ये बेस्ट है आपके लिए, सही है। अच्छा, बिल्कुल क्वेश्चन की समरी बना लें, उर्दू में कर लें, पश्तो में कर लें, पंजाबी में कर लें, इंग्लिश में कर लें, अरबी में कर लें, किसी में भी कर लें, ये एग्जामिनर के पास तो जाएगा नहीं, मगर ऐसा आपको समझ आना चाहिए, बस 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 ये मैं चाहता हूँ। कभी भी जिंदगी में आप खोलें 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, मॉक के वक्त, टेस्ट के वक्त, बीएफडी टेस्ट के वक्त, पेपर से 2 दिन पहले, तो आपको समझ आ जाए कि आपने क्या गलतियां की, बस ये मेरा मकसद है। क्योंकि देखिए मैंने माइंडसेट चेंज कराना है आपका। ये माइंडसेट 50 वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए, 40 वाला माइंडसेट नहीं है कि 40 आ गए तो हम लेके बैठ गए, नहीं 40 नहीं, 60 जो लीक हुए ना, वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये गलतियां क्या है? क्योंकि ये गलतियों पे अगर लीकेज पे टाका लग गया ना, पेपर निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा खैर, तो हमने बात कर ली कि जी टाइमली प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस विद मिस्टेक लॉग, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि मिस्टेक लॉग क्या होगा। आज से मिस्टेक लॉग बनाएंगे सब, पार्टिसिपेट करें जी। मिस्टेक लॉग अब बनेगा, मुझे अब किसी एक बंदे का भी ये नहीं चाहिए कि मिस्टेक लॉग नहीं बना। ये मैं मालूम करवाऊंगा एडमिन से, जो लोग क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है, फॉलोअप एक्टिविटी होती है, पोर्टल भी चेक किया जाता है स्टूडेंट्स का। ये मिस्टेक लॉग देखें प्लीज। और अभी आज एक बच्चे का मुझे कॉल आई, क्या नाम था उसका यार, मैं नाम भी ले लेता हूँ चलो आज। क्या नाम था इस लड़के का? आतिफ नासिर, आतिफ नासिर, सॉरी आतिफ नासिर की मेरे पास कॉल आई, इसने बोला सर मैंने ना टेक्स्ट में मिस्टेक लॉग बनाया था, मेरा टेक्स्ट पास हो गया, बीएफडी उसने देना है। तो मैंने कहा यार, अच्छा मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये क्या तुमने किया, मैं समझा उसका बीएफडी पास नहीं हुआ हुआ। तो मैंने कहा यार तुमने बीएफडी में नहीं बनाया और टेक्स्ट में बना लिया, बीएफडी पास नहीं हुआ टेक्स्ट पास हो गया, तो देखो उसने कहा नहीं नहीं सर बीएफडी मुझे देना है। तो मैंने कहा यार देखो फायदा हुआ। तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मैं सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं बता रहा, ये मैं आगे, अब मैं अभी थ्योरी के लिए भी बात करूंगा, थ्योरी में मिस्टेक लॉग बनाना होगा। अच्छा आगे चलते हैं जी, लैक ऑफ प्रैक्टिस के लिए आपने टाइमली प्रैक्टिस करनी है, डिले नहीं करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और मिस्टेक लॉग जरूर बनाना है। स्पीड स्लो है, सोल्यूशन एंड में रेफर करें। अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अवॉइड ओवर थिंकिंग प्लीज यार, ये एक मसला है, ये हमारी कौम का मसला है। हम बहुत नेगेटिव सोच जाते हैं कभी कभार, को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कभी कभार। दोस्त के बारे में बहुत सोच लेते हैं कि दोस्त ने मैसेज नहीं किया यार, वो पता नहीं मतलब ही हो गया, ये हो गया वो हो गया, ओ जी ये ना फलां ऐसा मैसेज आया मेरे पास तो मैं मतलब, नहीं भाई ओवर थिंकिंग से गुरेज करें प्लीज। बुरे बुरे ख्यालात, बुरे बुरे वसवसे से आने लगते हैं, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरा पेपर पास नहीं हुआ तो मैं तो रुक गया। नहीं भाई नहीं, टेंशन ना लें यार, आपकी जिंदगी का जो है ना वो सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले सेट किया हुआ है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्लान, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, ये यकीन होना चाहिए। इसकी इतनी सारी एग्जाम्पलें, इतनी सारी एग्जाम्पलें, अभी सेशन नहीं है याद, इसका अलग सेशन हो जाए मजाक के अलावा, सिर्फ एग्जाम्पल्स पे मैं अपनी एग्जाम्पल्स ही बता दूं तो 2 घंटे लग जाएं। ठीक है, तो प्लीज़ ये नेगेटिविटी साइड में कर दें।
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हर बंदा पास नहीं हो सकता, मगर यस हर बंदे को मेहनत करनी है। ठीक है जी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अवॉइड ओवर थिंकिंग इन एग्जाम्स। कोई सवाल आप रीड करें तो उसमें बस आप नॉर्मल बेसिक्स पे स्टिक रहें। कुछ लोगों की आदत होती है वो सवाल में कोई चीज़ पढ़ते हैं फिर उसमें बिल्कुल डीप डाइव कर जाते हैं, इतना डीप डाइव कर जाते हैं कि वो कुछ इफ्स एंड बट्स पे आ जाते हैं कि अगर ऐसे हो तो ये होगा, ऐसे हो तो ये होगा। नहीं यार, जो इन्फॉर्मेशन मिले उससे काम करें। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, इसीलिए मैं आपको हर तरह की प्रैक्टिस करा देता हूँ। ज्यादा कंटेंट वाला सवाल है उसकी भी प्रैक्टिस करा दी जाती है, कम कंटेंट वाला सवाल है उसकी भी प्रैक्टिस करा दी जाती है यार। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन आई कैप सॉफ्टवेयर, इस पे हम बात कर लेते हैं। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई जी। अच्छा, आई कैप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है ना, वो एक चीज ध्यान में रख लें कि लास्ट 2 मंथ्स में आपने आई कैप सॉफ्टवेयर पे काम शुरू कर देना है एटलीस्ट। आई कैप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2 तरह का कंटेंट है हमारे लेक्चर्स में। अह, अच्छा, आई कैप सॉफ्टवेयर को पहले मैं क्लियर कर दूं कि एक्सेल इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। प्लीज, अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं ना तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से करें कि मैं एक्सेल पे काम करूंगा तो मेरी सॉफ्टवेयर की स्किल बेहतर हो जाएगी, तो ये भूल है आपकी, ये नहीं होने वाला। क्योंकि और सॉफ्टवेयर एक अलग चीज़ है। सॉफ्टवेयर का आपको पता होगा कि 2 विंडो होती हैं, एक एक्सेल होता है एक में, और एक में जो है आरटीएफ यानी कि वर्ड वाला एरिया होता है। आपको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली पेस्ट नहीं कर सके, कुछ कॉपी पेस्ट में भी इशूज आते हैं, इसको पहले से एड्रेस किया जाता है। मैंने कुछ लेक्चर बनाए हुए हैं। अच्छा, आई कैप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं अगर बताऊँ तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ तो हमारे लेक्चर्स हैं, कुछ तो लेक्चर्स हैं हमारे, चाहिए पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, और कुछ मैंने रीसेंट एडम के पास से बार आपको पूरे पूरे सॉल्व करा दिए हैं, पूरे पूरे एक एक क्वेश्चन वाइज। ये आपने देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ओपन फॉर ऑल होता है। ये विंटर 22 से लेके विंटर 24 तक, यानी कि 5 अटेम्प्ट का। इनफैक्ट समर 22 भी मेरी उस पर मौजूद है यूट्यूब चैनल पे। मगर विंटर 22 से ऑनवर्ड आई कैप सॉफ्टवेयर पे, ये आप लोगों को आइडिया है इसका। इसका एक मैंने पीडीएफ भी बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पूरे एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, विंटर 24। ये देखें, पूरा यूट्यूब का लिंक मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लें, 1 मिनट। अगर किसी का ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। मैं इंशाल्लाह बल्कि ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये मैं वहाँ भी शेयर कर दूंगा। क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका जो है ना डॉक्यूमेंट, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है, 1 मिनट में आपको डॉक्यूमेंट दिखा भी देता हूँ। ये मैंने अ, ये मैंने शेयर कर दिया लिंक ग्रुप का, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये मैं दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट आप लोगों को। इसमें पूरा जो है ना क्या कहते हैं, विंटर 24 क्वेश्चन 1, यूट्यूब के लिंक भी डले हुए हैं। फिर समर 24, ये सारा एक सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है। विंटर 23 क्वेश्चन 1 2 3 पूरा, मतलब 3A 3B अलग अलग पार्ट्स भी हैं, तो वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। फिर आप और आगे चले जाओ, विंटर 23 का समर 23, सही है, समर 23, समर 20, विंटर 23, सब आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है। ये देखें आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है, लिखा हुआ भी है सॉल्व इन आई कैप सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ ये आई के सॉफ्टवेयर पे नहीं है, मगर समर वाइज भी मिल जाएगा। तो ये पूरी आप समझिए क्या कहते हैं मौजूद है, प्लेलिस्ट मौजूद है। विंटर 24 की अलग प्लेलिस्ट है, समर 24 की अलग प्लेलिस्ट है, विंटर 23 की अलग प्लेलिस्ट है। समर 23 मेरे नाम से आप यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको, ये सब मौजूद है। किस टॉपिक पे आया हुआ है क्या क्या, ये पूरा मैंने एक कंसोलिडेट डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इसके अलावा वो भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है कि इसके जो मैं सोल्यूशन कराता हूँ सॉफ्टवेयर पे, उसकी मैंने पीडीएफ भी शेयर की है, समर 24, विंटर 24 और विंटर 23 की। तो ये प्लीज़ आप ज़रूर जो है ना क्या कहते हैं, ये पीडीएफ मौजूद, इसके लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैंने लिंक शेयर कर दिया। और जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे होंगे वो फिर मुझे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है ना वो क्या कहते हैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें ये मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है। ठीक है, तो वो बाद में बार रीशेयर भी कर दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो खैर, तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो है ना क्या कहते हैं, ये आई कैप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारे पास 2 तरह का कंटेंट है। एक तो लेक्चर के दौरान हमने कुछ क्वेश्चन को सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किया हुआ है, और रीसेंट एडे मैंने आपको बताया वो मैंने पूरी पूरी सॉल्व करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो डाल दी। ये तो मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाया है, बाकी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो पूरा आपको प्लेलिस्ट जो है बनी हुई आ जाएगी। उस पर स्टूडेंट्स वो, और नॉन नॉन एडवर्टाइज वीडियोज है, मतलब ऐड नहीं आएंगे उसमें। नॉन एडवर्टाइज वीडियोज है सारी ना, नॉन मोनेटाइज वीडियोज है। वो सेटिंग हमने ऐसी कर दी है कि एक भी ऐड आपको उस वीडियो में नजर नहीं आए, वो हमने पीछे बैकएंड पे आपकी आसानी के लिए सेटिंग कर दी है यूट्यूब चैनल पे। अच्छा जी, ये हो गई बात। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन आईकैप सॉफ्टवेयर लास्ट 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम्स आपने सॉल्व करना है, और रीसेंट अटेम्प्ट आपने आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करनी है। रीसेंट अटेम्प्ट एटलीस्ट 6 अटेम्प्ट, रीसेंट 6 अटेम्प्ट आईकैप सॉफ्टवेयर।
ठीक है जी, 2 महीने पहले आप शुरू कर देंगे और 6 अटेम्प्ट आपने जो है वो आई के, और लेक्चर के दौरान तो आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। अच्छा जी, पैनिक अटैक को बचाने के लिए एक ये करना है, दूसरा एक और चीज़ कि अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने हैं। ये भी यहाँ भी मैं कहूँगा कि रीसेंट 6 अटेम्प्ट इन आई कैप सॉफ्टवेयर, 2-3 अटेम्प्ट से काम नहीं चलेगा। उमेश ने तो 2-3 बोला है, मगर मैं समझता हूँ आप 6 अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेपर ऑलरेडी एक दफ़ा अटेम्प्ट हो चुका है, तो अब मेहनत का लेवल हमारा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? सही है। रेफर सोल्यूशन एट दी एंड एंड कंप्लीट कोर्स कवरेज। चलिए, ये भी एक मसला है यार, कुछ लोगों को जहन में होता है कि मैंने ना लीज और बोरो अच्छे से कवर नहीं की, मैंने ना मल्टीपीरियड कैपिटल राशनिंग अच्छे से कवर नहीं किया। कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ टॉपिक छोड़ के गए थे। मैं ये बात नहीं कर रहा पेपर में वो आए नहीं आए, वो एक अलग बात है, मगर ईमानदारी से बताए, मैं नाम नहीं लूंगा इस बार भी, कि हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं था। डिविडेंड थ्योरीज का टॉपिक हमने छोड़ दिया था। वो क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेजल को हमने लिमिटेड करके गए थे, ज़्यादा नहीं किया था। डी मर्जर पे भी हमारा हाथ सेट नहीं था। और वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है ना, एमएम थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी और एमएम विद टैक्स और एमएम विदाउट टैक्स, वो तो नहीं रिवाइज हो सका था। पोर्टफोलियो थ्योरी का तो दिल ही नहीं चाहता था। क्या कोई ऐसा है हम में से जो उसने पूरा कोर्स नहीं किया हो? सिर्फ ईमान मतलब जस्ट मैसेज के लिए यस कर दें, सिर्फ आइडिया हो जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ दिया था, हाँ तो मल्टीपल का ब्लास्टिंग नहीं होगा। कुछ प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कम थी कुछ टॉपिक की, वो एक अलग बात है बिल्कुल। टॉप टॉप यही अच्छा, ये भी एक मसला है कि टॉपिक पढ़ा तो है सर, वो याद नहीं आ रहा, अभी टाइम नहीं रिवाइज करने का, क्या करूं? तो मैं तो कहता हूँ रिवाइज कर लो यार किसी भी तरीके से, मगर स्टिल इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, ऐसा है नहीं है। तो प्लीज यार, अगर आप कंप्लीट कवरेज करके जाएंगे ना तो डर नहीं होगा। देखें, जो बंदा फुल तैयारी के साथ जाता है ना, फुल हथियार लेके जाता है, पाकिस्तानी तैयारों की, पायलट्स की फुल तैयारी थी, उनको डर नहीं था। उन्होंने कहा हमारे 50 जेट्स भी 75 जेट्स पे भारी होंगे, और वो आपने देखा रिजल्ट। तो तैयारी पूरी थी ना, वो 2 दिन से तैयारी कर रहे थे, पूरा होमवर्क वगैरह करके गए बैटल फील्ड पे। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो इज्जत भी दी, और आप देखें पूरी दुनिया में जो है अभी चर्चा चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब है कि जब आपकी तैयारी होती है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। पर अल्लाह की मदद तो बिल्कुल होती है, मगर अल्लाह ताला भी देखे ना, कहते हैं ना, उसी की मदद करता है जो 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 बहुत अच्छी मेहनत करके जाता है। ठीक है ना? तो हमारा काम है 100% अपना लगाना, पूरी कवरेज के साथ, पूरी प्रैक्टिस के साथ। बाकी तो जाहिर सी अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़। ठीक है ना? खैर, पोर्टफोलियो थ्योरी नहीं नहीं नहीं, चॉइस में छोड़ा था, वो पेपर में आ भी गया ना पोर्टफोलियो थ्योरी, देखे ना लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं छोड़ के जाएगा, मल्टीपल कैपिटल के फॉर्म में आ जाता है। और इस बार मैं बता रहा हूँ भाई, जोक्स अपार्ट, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मैंने सेशन के शुरू में कहा था, पर पेपर अबव एवरेज आने का है, साफ सी बात है। 2 बार से पेपर मुनासिब आ रहा है। ये बीएफडी का भी एग्जामिनर कमेंट्स का भी टाइम नहीं है डिस्कस करने का, उसमें पासिंग परसेंटेज लिखी होती है। आप देख लें, एक अटैम्प मुश्किल रिजल्ट आता है, मतलब 25%, 24%, फिर 2 अटैम्प, 1-2 अटैम्प हल्का आएगा, फिर एक आध अटैम्प आई एग्जामिनर, मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये ट्रेंड हमेशा रिपीट होगा, बट एक ट्रेंड मुझे नजर आया है कि बीएफडी में 100% कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा सा प्लस माइनस, ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पहले पढ़ाता था, उसमें तो बहुत होता था। उसमें तो या तो बहुत नलका खुलता था या बिल्कुल ही टाइट हो जाता था, मतलब कोई पास नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है। अच्छा खैर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे ख्याल से मुझे थ्योरी पे बात करनी चाहिए। हमने क्या क्या बात कर ली? हमने आई कैप सॉफ्टवेयर पे बात कर ली। अच्छा, आई कैप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है वो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये देख लें यार, ये पूरे पूरे सोल्यूशन हमारे मौजूद हैं, जिसमें आई कैप सॉफ्टवेयर पे कैसे सॉल्व करना है। आई कैप सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम होता है कि हम वर्किंग कैसे शो करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये मसला होता है कि पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल कैसे सॉल्व होगा आई कैप सॉफ्टवेयर पे। तो समर 24 में मैंने ऑलरेडी एक सोल्यूशन आपको कराया हुआ है पोर्टफोलियो थ्योरी का आई कैप सॉफ्टवेयर पे, ये इसका पीडीएफ है, ये इसका पीडीएफ है जो आई कैप सॉफ्टवेयर पे कराया गया है। ठीक है? तो यहाँ से भी आप, मतलब मैंने बच्चों को ये काफ़ी शेयर किया था, और अल्लाह का शुक्र है इससे फ़ायदा भी हुआ लोगों को। तो ये पूरे पूरे सोल्यूशन मौजूद हैं आई कैप सॉफ्टवेयर पे, जिनको आप फॉलो करके जो है ना, क्या कहते हैं, वो कर सकते हैं। ये देखें। खैर, ये तो थ्योरी का आ गया सीन। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई कैप सॉफ्टवेयर पे हमें प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आई कैप सॉफ्टवेयर पे एक बस लास्ट बात मैं यहाँ पे करता चलूँ, फिर सॉफ्टवेयर पे बात नहीं करूंगा। क्या हम हर चीज़ एक्सेल में लिखें और फिर आरटीएफ में कॉपी करें? जो लोग पेपर दे चुके हैं उनसे बात हो रही है, या जो लोग सॉफ्टवेयर का तजुर्बा रखते हैं उनसे बात हो रही है, कि मैं एक्सेल पे पहले इसको सॉल्व करूं और फिर वर्ड पे हर चीज़ को इस तरह करूं, या कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट वर्ड पे या आरटीएफ पे कर सकता हूं? क्या कहते हैं आप? आपका क्या तजुर्बा कहता है? क्या तजुर्बा कहता है? हम्म? क्या हर चीज को एक्सेल से कॉपी पेस्ट किया जाए? ग्रुप लिंक मैंने वापस शेयर कर दिया है, क्या नाम है, तैयब? नहीं। आप अगर नोट करेंगे, मैं बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आरटीएफ पे कर देता हूँ। जैसे फॉरेक्स है,
हाँ, टेबुलर जो काम करना होता है, टेबुलर काम यानी कि इसमें टेबल की जरूरत होती है, वो मैं यहाँ बनाता हूँ। मगर जो टेबुलर नहीं होते सवाल, जैसे फॉरेक्स में टेबुलर नहीं है, आपको डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा लिखना पड़ता है। कुछ चीज़ों में टेबल है, बिल्कुल है कुछ चीज़ों में, जहाँ बेसिस वगैरह की कैलकुलेशन, अदरवाइज बहुत ज़्यादा उसमें टेबल नहीं है ना, मतलब कुछ काम आप रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो वो मैं डायरेक्ट आरटीएफ में कर लेता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये आप कहेंगे नहीं जी मैं पहले पूरा सवाल एक्सेल पे करूंगा फिर वर्ड पे जाऊँ। नहीं 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 नहीं। तो प्लीज़ यार, ये जो रीसेंट जनरल के पास पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े गए और मैंने आपको थोड़ा बताया भी, लिंक वगैरह भी दिखाया, डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, ये जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने इस पे भी बात की है कि सॉफ्टवेयर बेस्ट कैसे यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको देखने की जरूरत है। आई थिंक वो एक अलग से वीडियोस मौजूद हैं, तो उसको वहां से रेफर कर सकते हैं। लास्ट में एक बस मैं एक बात करता चलूँ कि थ्योरी का, अच्छा एक बात और, कि अगेन आई एम सेइंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल को आप सॉफ्टवेयर नहीं समझें प्लीज। आप एक्सेल पे सॉल्व कर रहे हैं, एक्सेल पे सॉल्व ना करें। मैं थोड़ी देर पहले बात की थी, मैं रिपीट करना चाहूंगा। आपने ये सारे क्वेश्चन वापस से सॉल्व करने हैं, जो भी कंटेंट आपके पास मौजूद है वापस सॉल्व करना है। आपने मुझसे पढ़ा है, अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सके, ठीक है कोई बात नहीं, वापस से मेहनत करनी है, तो सारे क्वेश्चन वापस करें। ठीक है, वो अलग बात है कि या तो आप रजिस्टर पे करेंगे या 50-50 चलेंगे, 50-50 ज्यादा बेहतर अप्रोच है। अच्छा एक और बात भी मैं करता चलूँ, कोई ऐसा है जिसका बीएफडी, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 अटेम्प्ट हो गई हैं, 2 अटेम्प्ट या ज्यादा हो गई हैं, ये शायद मसला है, कोई ऐसा है में से? उसके लिए मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 या ज्यादा हो गई हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं पूछ रहा। ठीक है, जिनकी ज्यादा अटेम्प्ट हो गई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग अब जो है ना फॉरेक्स से स्टार्ट नहीं करिएगा, कोई सीक्वेंस चेंज भी करें। ओ सॉरी, फॉरेक्स से स्टार्ट करिएगा, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, एनपीवी से स्टार्ट नहीं करिएगा। 2 दफा 3 दफा जब भी आपने बीएफडी पढ़ा होगा हमेशा एनपीवी से स्टार्ट किया होगा, ऐसा है नहीं है। तो एनपीवी तो अच्छा हो गया, सवाल भी आसान आता है, मगर इस बार आप एनपीवी से स्टार्ट ना करें। फॉरेक्स बेचारा ऐसा है जो लेक्चर कवर करते हुए भी हम आखिर में इसलिए कराते हैं क्योंकि उस वक्त बच्चे की अच्छी सेंस बन गई होती है बीएफडी की, एक मेच्योरिटी लेवल आ गया होता है, इसलिए आखिर में कराया जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी मेच्योरिटी चाहिए होती है। मुश्किल नहीं है फॉरेक्स, बस में चीज़ों को ग्रिप में रखना होता है, क्योंकि उसमें ओवर इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी टॉपिक में इन्फॉर्मेशन कम होती है, लिमिटेड होती है, फॉरेक्स में उल्टा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, 6 6 रेट दे देगा, 5 5 रेट दे देगा, बाइंग सेलिंग रेट दे देगा, वो कोई एक काम की चीज़ होगी, तो वहां पे बहुत मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ता है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब आप ये भी करो सो, कि जो लोग सेल्फ स्टडी पे जा रहे हो, आप स्टार्ट करो फॉरेक्स से, क्योंकि उससे पीछे उसका पीछे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना वैक से ताल्लुक है, ना मर्जर इक्वेशन ताल्लुक है, ना एनपीवी से ताल्लुक है। फिर फॉरेक्स के बाद आप भले उसी पे चले जाओ, एनपीवी वैक, क्योंकि एनपीवी वैक का मर्जर इक्वेशन से लिंक होता है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सेकेंड अटेम्प्ट है तो मैं कहूंगा फिर नॉर्मल तरीके से ही चले ना, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट का मतलब है अभी एक ही अटेम्प्ट हुई है ना आपको, जिनकी 2 ऑलरेडी हो गई हैं। ठीक है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ी सीक्वेंस चेंज करें, क्या ख्याल है? ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा माइंड। और मुझे लगता है कि फॉरेक्स जिसको अक्सर कम टाइम दिया जा रहा होता है, उसको इस बार इसी बहाने ज़्यादा टाइम भी दे दिया जाएगा, क्योंकि एक सवाल फॉरेक्स का लाजमी आता है 20 मार्क्स के आसपास। ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं, जितनी अटेम्प्ट हुई है, लेकिन यार हम तो इसलिए बैठे हैं, आपको आज का सेशन का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मैं आपसे अपना तजुर्बा शेयर कर लूँ। मैं कोशिश मेरी यही होती है कि यार आपकी अटेम्प्ट बच जाए किसी तरीके से, साफ सी बात है। और अभी मुझे नज़र भी आ रहा है कि शायद पेपर मुश्किल भी आ सकता है, तो अब मुझ पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, बीइंग अ टीचर मुझे भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मेरा गोल्ड मेडल आ गया स्टूडेंट का तो मैं कॉम्प्लेसेंट हो जाऊँ कि हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, मुझ पर भी जिम्मेदारी है, आप पे भी जिम्मेदारी है, मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं सीरियसली अभी से माइंड बना के बैठा हूँ कि नहीं यार, इस अटेम्प्ट में दिसंबर 25 में थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत के साथ जाना चाहिए, ताकि खुदा ना खासा अगर पेपर मुश्किल आ जाए, देखिए जिसी के अगर अभी आज आसान पेपर में 40 मार्क्स आए ना, तो माजरत के साथ ये अबव एवरेज पेपर में 30 मार्क्स हो जाएंगे, सीरियसली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो 40 मार्क्स वाले या 48 वाले भी ना खुश ना रहे कि 48, 2 मार्क्स का तो मसला है, नहीं 48 नहीं है, ये 40 हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर अबव एवरेज पेपर आ गया तो, सीरियसली स्पीकिंग। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें इस बार और सीरियसनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा, जिम्मेदारी पे बढ़ गई है। और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, अगर कोई सेशन सुन रहे हैं तो भाई आपने भी पहले से ही अस्तीनें चढ़ा लेनी है, मैं सीरियस बता रहा हूँ। देखें, आप अच्छी तैयारी करके चलिए, पेपर आसान आ जाए ये बुरा नहीं है। आगे केस स्टडी पेपर आ रहा है, आपको वहाँ आसानी मिल जाएगी, एमएसडब्ल्यू तो खत्म हो रहा है, क्योंकि बीएफडी आगे केस स्टडी में भी हेल्प करेगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, उसका आप थीम उठा के देख लें। मसला उस वक्त है कि आप अंडर प्रिपेयर चले जाएं और पेपर जो है ना वो मुश्किल आ गया, तो आपकी ओवर प्रिपरेशन हो जाए, इट्स नॉट अ बिग डील, वो कोई मसला नहीं, वो आगे काम ही आएगा। ठीक है ना, पास पेपर के लिए खुद क्रैम होगा नहीं, 2023 21 से 24 तक आपने किए थे, ओहो याद हो गए पास पेपर। अच्छा इसके लिए फिर मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं आईसीडब्ल्यू का कुछ कंटेंट शेयर कर दूंगा, मेरे पास कुछ आईसीडब्ल्यू का कंटेंट मौजूद है, लिमिटेड कंटेंट, जो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है। क्वालिटी वाइज आई थिंक वो बहुत हल्के हैं सवाल, मगर कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अच्छे हैं, तो वो मैं आपको दे दूंगा, तैयार मुझे आप मैसेज कर दो,
मैं वो कंटेंट भी दे दूंगा, तो थोड़ा नया हो जाएगा कंटेंट। अच्छा बस यार नमाज का टाइम हो रहा है, वी हैव लास्ट 5 मिनट्स, ठीक है, सेशन को वाइंड अप करने के लिए। जून 25 का पेपर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इंशाल्लाह अगस्त से स्टार्ट करेंगे हम अपने इस सेगमेंट को, अगस्त एंड से। तो एक एक दो दो क्वेश्चन करके हम इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अभी जरा बात करते हैं थ्योरी पे। यार थ्योरी इस बार कम आई है, तो लोगों ने इतना थ्योरी पे शोर नहीं किया कि भाई थ्योरी को हम जो है वो क्या कहते हैं, हमारी वीक है। मगर मैं बता दूं थ्योरी ज़्यादा आ रही है यूजुअली, और थ्योरी पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। थ्योरी का अगर मेरे पास अभी हैंडआउट मौजूद है, अगर अभी थ्योरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मार्क्स की आई हुई है रिसेंट अटेम्प्ट्स में। खैर अभी चले मैं उस हैंडआउट पे नहीं जाता क्योंकि टाइम कम है। थ्योरी कैसे कवर की जाए? सबसे पहले थ्योरी के लिए, अच्छा थ्योरी के 3 हैंडआउट्स हैं। ये हैंडआउट आपके पास मौजूद है? नहीं है तो ग्रुप में मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। टिप्स वाले ग्रुप में भी मैंने हैंडआउट शेयर किए हैं। 3 हैंडआउट्स हैं आपके पास। एक है बीएफडी थ्योरी हैंडआउट, ये तकरीबन 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, 113 पेज का। इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं और इलस्ट्रेशन है। ये हैंडआउट है आपके पास। 113 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट सारे रख दिए गए हैं और इलस्ट्रेशन रख दी गई है। मेरी अपनी किताब जो है मेरी बीएफडी की, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, फॉर्मेट्स हैं, इलस्ट्रेशन है वो, और आईकैप का लिमिटेड कंटेंट। ये नहीं है यार, ये तो हर बच्चे को मैंने शेयर किया पिछले टाइम में, इतनी बार शेयर करवाया है। बीएफडी थ्योरी हैंडआउट, थ्योरी हैंडआउट। खैर नहीं है कोई बात नहीं, ग्रुप ज्वाइन कर लें। वो ग्रुप का लिंक तो है ना आप लोगों के पास, वरना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे, मैं आपको वो ग्रुप का लिंक दे दूंगा। तो ये एक मोवन थ्योरी हैंडआउट में सारी थ्योरी कंपाइल है। सेकंड नंबर पे आपके पास, आपने बीएफडी थ्योरी हैंडआउट है। दूसरा हैंडआउट है मेरा बीएफडी पास पेपर्स। ये वाला हैंडआउट तो होगा आपके पास। इसमें मैंने 2015 से लेके 2024 तक की जितनी भी थ्योरी आई हुई है, थ्योरी के पास पेपर कंपाइल किए हुए हैं। कंपाइल्ड पास पेपर क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस, ये हैंडआउट है आपके पास। जो आई कैप के पास पेपर्स हैं, ये मैं दिखा भी देता हूँ इसकी शक्ल। ये देखें, ये थ्योरी हैंडआउट है। ये देखें 2015 विंटर में क्वेश्चन 4A 4B आया हुआ है, तो पूरा सवाल डाल दिया है, ठीक है, ब्रीफली डिस्कस किया, और फिर इसके नीचे सोल्यूशन भी आ रहा है। ये देखें, फिर नीचे विंटर 15 के बाद समर 16 शुरू हो रहा है, इसके पास से शुरू हो गए। समर 16 में जो जो थ्योरी आई हुई, फिर इसका सोल्यूशन आ गया। सेकेंड वाला भी नहीं है। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, इसके बगैर थ्योरी कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? ये पूरा मैंने इंडेक्स बना के दिया हुआ है कि किस अटेम्प्ट में, पहले इंडेक्स है किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का थ्योरी का सवाल आया हुआ है, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। समर 15, विंटर 15, समर 16, विंटर 16, समर 17, ये पूरा चल रहा है। ये अपडेटेड नहीं है शायद, अपडेटेड मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है 2024 तक। अच्छा और इसके अलावा क्या है, चलें टाइम कम है, बस वाइंड अप करने पे जाऊंगा मैं। तीसरे नंबर में मैंने एक हैंडआउट बनाया हुआ है उसका, इवेलुएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। ये वो एरिया जो 2024 में आ रहा था, अभी नहीं आया। इवेलुएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और रेशो एशो थोड़े से आते थे। जो लोग समझ रहे हैं एसपीएम से आ रहा है, नहीं ये पहले से बीएफडी में है। अच्छा ये 3 हैंडआउट्स हैं। इसके अलावा यूट्यूब के लिंक्स भी हैं, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, रात में शेयर कर दूंगा, कल शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लें, आप ग्रुप में आ गए हैं तो शेयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है ना कुछ मेरे बीएफडी के यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बीएफडी कैसे कवर करनी है। अच्छा उसके बाद मैं अभी बस अप्रोच पे बात करता हूँ। बीएफडी कवरेज के लिए आपने क्या काम करने हैं, सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 मिनट्स। सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। किससे, कहाँ से रीडिंग करनी है? फ्रॉम हैंडआउट 1। ये जो हैंडआउट 1 है ना हमारा, ये दिस इज हैंडआउट 1, ये यहाँ काम आएगा। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है। MSA 2 की जगह केस स्टडी पेपर आ रहे हैं ना नई स्कीम में, उसामा वो बात कर रहा था, मगर उसमें भी बीएफडी है। तो आप बीएफडी यहाँ अच्छा पढ़ लें ताकि आपको केस स्टडी पेपर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो जो उसका आया है ना पेपर, डेमो पेपर आया है, तो उसमें बीएफडी एसपीएम वही MSA 2 वाला ही कंटेंट है, जिसको अपग्रेड कर दिया गया, टेस्टिंग लेवल बढ़ा दिया गया है। जैसे अभी भी MSA 2 में आपको पता होगा बीएफडी और एसपीएम के कॉन्सेप्ट आते हैं, ऑब्वियसली विद डिफरेंट टेस्टिंग मैकेनिज्म, बट कॉन्सेप्ट वही होते हैं बीएफडी एसपीएम के, मगर उनका टेस्टिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मैं MSA 2 भी बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए आई कैन से अबाउट दिस। और नया पेपर भी, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी है कि अगर आप बीएफडी अच्छा पेपर कर लेते हो तो इनडायरेक्टली आपको आगे की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ सब। अच्छा सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है? सेकंड नंबर पे आपने ये करना है, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लीज यार इसको कहीं लिखें, प्लीज यार, जो आप खुद लिखते हैं ना उसकी बात अलग होती है। मेरे समरी नोट्स देख लें, किसी दोस्त के समरी नोट देख लें, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आप माने या ना माने। अच्छा उसके बाद आप क्या करें, राइट डाउन इंपॉर्टेंट, लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
लर्न उसके बाद आ रहा है, क्रैमिंग उसके बाद आ रही है, रट्टा उसके बाद आ रहा है। वो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मुझे पेपर में क्लिक नहीं होंगे, याद कर लेता हूँ। चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, देन सॉल्व थ्योरी पास पेपर्स। या तो सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें फुल फॉर्म में, इन फुल फ्लैज मैनर। ये नहीं कि बुलेट पॉइंट बना लिए, नॉट बुलेट पॉइंट्स, नॉट ओरल। जैसे पेपर में लिखना होता है उस तरह करें। ईमानदारी से बताएं, थ्योरी 30% आती है, 25% आती है, क्या हम ईमानदारी से बताएं 25-30% टाइम देते हैं थ्योरी को? ईमानदारी से बताएं, थ्योरी को क्या हम दिल पे हाथ रख के बताएं 30% टाइम देते हैं? 30% थ्योरी नॉर्मली आ रही है, कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है, कभी 40 मार्क की भी आ जाती है यार। नहीं देते, सौतेला सलूक करते हैं। तो भाई जरूरी है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्व करें पास पेपर से। ये कहां से करेंगे? हैंड आउट टू। हैंड आउट नंबर 2। हैंड आउट नंबर 2 जो है वो यहाँ पे काम आएगा, ये वाला, जब आप पांच पेपर सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपने सॉल्व कर लिया, कंपेयर योर आंसर, कंपेयर योर आंसर लास्ट मिनट विथ सजेस्टेड सॉल्यूशन, विथ सजेस्टेड सॉल्यूशन, एंड राइट डाउन मिसिंग पॉइंट्स। राइट डाउन कह लें, मार्क कह लें, टाइप कह लें, या टाइप अगर सॉफ्टवेयर में करें मिसिंग पॉइंट्स। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ इसका भी मिस्टेक लॉग बनाना है? मिस्टेक लॉग यही था ना कि हम अपनी गलतियों को मिसिंग पॉइंट्स को कहीं लिखें, इसका भी मिस्टेक लॉग बनाना है। क्या ये बात समझ आ रही है? थ्योरी के लिए ये कर लें, थ्योरी अभी कम आई है इसलिए ज़्यादा चर्चा इस पे नहीं हो रहा है। थ्योरी ज़्यादा आएगी तो प्रॉब्लम होगी। चले जी, नमाज का टाइम हो गया है, हमें सेशन को एंड करना होगा। आखिरी बात इसको नोट कर लें। आखिरी बात ये है कि मैं जितनी मेहनत कर लूँ, हमेशा मैं ये बात करता हूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, मैं जितनी टोट के बता दूँ, आप जितनी जो है क्या कहते हैं इसमें एफर्ट्स कर लें, अल्टीमेटली अल्टीमेटली पेपर पास करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बल्कि एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी देखते हैं, हमें उसका रिवॉर्ड करते हैं। मगर ये बात हमें समझनी होगी कि खाली हमारी एफर्ट से पेपर पास नहीं होता। ऐसा हुआ है, लास्ट में मैं एक बात कहूंगा कि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैंने 4 दोस्तों को पढ़ाया बीएफडी, वो 4 दोस्त पास हो गए, मेरा अपना पास नहीं हुआ। ठीक है, तो अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं थी। तो आखिर में हमने एक काम और भी करना है कि हमने सिर्फ अपनी एफर्ट नहीं करनी, एफर्ट तो करनी करनी है, करनी करनी है, डबल एफर्ट करनी है, मैंने भी आपके साथ करनी है एफर्ट। मगर इसके साथ साथ दुआ भी करनी है। दुआ में बड़ी ताकत है जी, बहुत ताकत है। दुआ नसीब को भी बदल देती है, किस्मत को भी बदल देती है। तो और दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं करनी, अपने दोस्तों के लिए भी करनी है। जितने लोग पाकिस्तान में पेपर दे रहे हैं सबके लिए दुआ करनी है। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए, और मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं कि दुआ ने वंडर्स किए हैं। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला से अपना राब्ता भी स्ट्रांग रखना है, दुआ भी करनी है, और एफर्ट तो लाजमी करनी है, लाजमी करनी है। ठीक है जी, उम्मीद है सेशन बेहतर हुआ होगा, सब कुछ बात समझ आई होगी। और लास्ट में बस दुआ में मुझे भी याद रखिएगा अगर आपको फ़ायदा हो। बेस्ट ऑफ लक। जो भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी जो है क्या कहते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे गाइड कर दूंगा। इन बातों का ख्याल रखिएगा प्लीज़, मुझे उम्मीद है इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर बचेगा, और पेपर हमें बचाना है। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज का टाइम हो गया है, नमाज के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी नमाज पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।